ऑल राइट, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे थे. वी हैव एडवांस टू द फाइनल चैप्टर्स. ओके, ऑलमोस्ट हो चुका है क्लास 11th की ज्योग्राफी. देख लेते हैं एक बार फाइनल चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर. सबसे इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहा है ये, एक कॉलम ऑफ एयर का वेट है, उसको हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, पर यूनिट एरिया फ्रॉम मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर. किसमें हम उसको मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं मिली बार में. ओके, एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर at sea level is 1013.2 millibars. Please remember this. Gravity causes denser air at the surface, resulting in higher pressure. ये क्लियर है सभी को? ग्रेविटी की वजह से सरफेस के पास आपको क्या रहता है? डेंसर एयर रहता है, उसके वजह से हाइयर प्रेशर रहता है. तो यहां पर क्लियर है कि सी कोस्ट के पास कैसा एयर रहेगा कंपेयर टू माउंटेन. सी कोस्ट के पास किस टाइप का एयर रहेगा कंपेयर टू माउंटेन? सी कोस्ट विल हैव डेंसर एयर. The sea coast will have denser air compared to the mountain. Mountain में क्या होगा? Air will become thinner and thinner. Atmospheric pressure is going to go down. Yes. Air pressure जो है वो measure होता है devices like mercury barometers और aneroid barometers. Okay. Please remember that everything that I'm teaching here is there in NCERT. NCERT से लिया गया, कहीं और बाहर से लिया नहीं गया. ठीक है, so this all these things do not, इसमें ना बिल्कुल भी आप इग्नोर कुछ मत करना. इफ इट इज रिटन हियर इट मींस दैट इट इज देयर इन एनसीईआरटी. तो मर्क्यूरी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर से आप इसको कर सकते हैं. इसके पहले हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, साइस्मोग्राफ, आपको याद होगा. तो हो सकता है कि यूपीएससी ऊपर नीचे कुछ आपको पूछ ले इससे रिलेटेड. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि एक बार देख लेना ऑल द डिवाइसेस, मेजरिंग डिवाइसेस दैट आर मेंशन्ड हियर. Then comes your vertical variation of pressure. So pressure जो है it decreases rapidly with height in the lower atmosphere, typically decreasing by about 1 millibar for every 10 meters increase in elevation. Please remember this. जो pressure होता है वो क्या होता है? Decrease करता है rapidly with height. Vertical pressure gradient force outweighs the horizontal pressure gradient force. जो वर्टिकल प्रेशर होता है ऊपर, ये वाला ऐसे प्रेशर जो निकलता है आपका वर्टिकली, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो ज्यादा हैवी होता है कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि पैरेलल प्रेशर ग्रेडियंट जिसको हम कह सकते हैं. बट इट इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी रिजल्टिंग इन नो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स. तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ये जो वर्टिकल कॉलम होता है उसका जो प्रेशर बैलेंस हो जाता है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल कॉलम. उसके वजह से हम जो है नीचे से अपवर्ड विंड्स नहीं देखते हैं. Otherwise, what we are going to see? We are going to see strong upward winds. All right. अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के बारे में. सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर significantly affect wind direction and velocity. Okay. Horizontal distribution of pressure is analyzed using what? It is analyzed using isobars. Isobars हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. इफ यू गाइज रिमेंबर, इट विल कनेक्ट प्लेसेस विद इक्वल प्रेशर. इट विल कनेक्ट प्लेसेस विद इक्वल प्रेशर. आइसोथर्म भी होता है. इफ यू गाइज रिमेंबर, आइसोथर्म, आइसो मतलब होता है इक्वल, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर, गुड इक्वल टेम्परेचर. ठीक है. Isobars are measured at any station but are typically reduced to sea level for comparison purpose to eliminate the altitude effect. तो isobars को कहां पर आप मेजर करोगे? सी लेवल पे. अब सी लेवल पे मेजर क्यों करोगे? वाई यू विल मेजर आइसोबार्स? ओके, इसको मेजर क्यों करोगे? बिकॉज एल्टीट्यूड की वजह से देयर माइट बी डिस्टॉर्शंस. ऑलराइट, देयर माइट बी व्हाट? देयर माइट बी डिस्टॉर्शंस. ठीक है, इस चीज को याद रखना. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम. So low pressure systems are characterized by one or more isobar with the lowest pressure at the center. और कहीं पे सुना है क्या सेंटर पे सबसे कम प्रेशर बन रहा है, या सेंटर इज द कामेस्ट?
साइक्लोन्स, आई ऑफ द साइक्लोन्स बोलते हैं ना, आई ऑफ द साइक्लोन इज द कामेस्ट एरिया, राइट? ओके। हाई प्रेशर सिस्टम्स आर enclosed by one or more isobar with the highest pressure at the center. तो जब लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो लोएस्ट प्रेशर सेंटर पे फॉर्म होता है, और हाई प्रेशर सिस्टम जब बनता है तो हाईएस्ट प्रेशर कहां पर बनता है? सेंटर पे बनता है। तो क्या बता सकते हो साइक्लोन किस टाइप का सिस्टम है? साइक्लोन इज ए हाई प्रेशर सिस्टम और अ लो प्रेशर सिस्टम? Cyclone is a high pressure system or a low pressure system? It's a low pressure system. All right. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर देखते हैं क्या सीन है। इक्वेटोरियल रीजन में वी हैव अ लो सी लेवल प्रेशर नोन एज इक्वेटोरियल लो। प्लीज रिमेंबर दिस, इक्वेटोरियल रीजन पे लो प्रेशर सिस्टम है। यहां से ऐसा याद रख सकते हो कहां पर बनता है सबसे ज्यादा साइक्लोन, कहां बनता है? रशिया के पास बनता है कि इक्वेटर के पास बनता है? सबसे ज्यादा साइक्लोन्स पोल्स के पास बनता है, इक्वेटर के पास बनता है। उससे याद रखना आपको, इक्वेटर के पास कैसा प्रेशर मिलेगा? लो सी लेवल प्रेशर, ठीक है। अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ हाई प्रेशर एरिया एग्जिस्ट एंड दीज आर टर्म्ड एज सब ट्रॉपिकल हाइज। ओके। फर्दर टुवर्ड्स द पोल 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लो प्रेशर बेल्ट आर फाउंड, उसको सब पोलर लो बोलते हैं। एंड देन प्रेशर इज हाई नियर द पोल्स, इसको हम बोलते हैं पोलर हाई। जरा यहां देखिए, अगर मैं इसको वर्ल्ड को ऐसे बताऊं, सपोज एक अर्थ का मैं रफ डायग्राम बना दूं, ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं, ये दो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, और ये पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये जो पोलर रीजन्स है, ये पोलर रीजन्स है, ये क्या हो जाएगा? दीज विल बी हाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर हाई। मतलब सी लेवल प्रेशर इज हाई एट द पोल्स, उसके बाद उसके नीचे क्या है? लो है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सब पोलर लो। उसके बाद बीच में क्या है? इक्वेटर के अराउंड सब ट्रॉपिकल हाई और इक्वेटोरियल लो। समझ गए? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल या स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर, कैसे भी मान लो। स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल, स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर, आप कैसे भी मान लो, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। मतलब एक एरिया, इफ द पोल इज लो सब पोलर इज हाई, उसके बाद एक एक जो आपका एरिया होता है जो सब ट्रॉपिकल है, दैट इज अगेन हाई, एंड देन ऐसे करते हुए, ठीक है, लो हाई हाई लो, ओके, ऐसे करके आप कह सकते हो, ठीक है। सो पोलर रीजन से हाई होता है, सब पोलर में लो होता है, सब ट्रॉपिकल में अगेन हाई हो जाता है, एंड देन फाइनली इक्वेटर के पास क्या होता है? आपका प्रेशर, सी लेवल प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखना ना, पोलर लो, पोलर लो, सॉरी पोलर हाई इक्वेटोरियल लो, ओके। पोलर हाई, पोलर पे हाई है, इक्वेटर पे लो है, सब ट्रॉपिकल पे हाई है, तो सब पोलर पे लो, ठीक है। लो हाई लो हाई। या अगर पोलर से आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, पोलर से नीचे आ रहे हो इक्वेटर पे, तो कैसे बोलोगे? हाई लो हाई लो। और इक्वेटर से पोल पे जा रहे हो तो क्या बोलोगे? लो हाई लो हाई। ऑल राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सी लेवल प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी आप डरते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आता है ज्योग्राफी का क्वेश्चंस, स्पेशली जो फिजिकल ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑलराइट, इस चीज को फिर समझाता हूं। व्हाट आई एम सेइंग हियर, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? हम लोग सी लेवल प्रेशर की बात कर रहे हैं। और सी लेवल प्रेशर क्या बोल रहा है कि इक्वेटर के पास क्या होता है? लो होता है, और पोलर में क्या होता है? हाई होता है, करेक्ट। तो इक्वेटर के बाद वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल रीजन, विल कॉल दैट ना। इक्वेटर आपका ट्रॉपिक्स हो गया, तो इक्वेटर के ऊपर क्या रहेगा? दोनों तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल एरिया। इतना चीज समझ में आ रहा है? इक्वेटर इज द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में कैसा रहेगा? लो प्रेशर रीजन। अब ऊपर में जाओगे, सपोज दिस इज योर अर्थ, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं डायग्राम, सपोज ये अर्थ है आपका, ये आपका ट्रॉपिक्स पे क्या है? लो रीजन है। अब मैं 30 डिग्री ऊपर जा रहा हूं और 30 डिग्री नीचे जा रहा हूं,
30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन इसको बोलते हैं कि नहीं, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया कि नहीं। तो इसमें कैसा है, हाई है, हाई हाई सी प्रेशर है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई। अब उसके ऊपर जाओगे, पोलर्स के पोल्स के जस्ट नीचे, तो ये सब पोलर रीजन है, और सब पोलर रीजन में कैसा रहेगा, इट विल बी लो अगेन। ओके, और उसके ऊपर पोल्स पे क्या रहेगा, पोल्स पे क्या रहेगा, अगेन इट विल बी हाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ओके, दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट फिक्स्ड। प्लीज रिमेंबर, ये जो प्रेशर बेल्ट्स है, पोलर हाई, इक्वेटोरियल लो, दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट फिक्स्ड एंड चेंज विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो सन के मूवमेंट के साथ साथ ये जो प्रेशर बेल्ट्स है वो भी चेंज हो सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ फिक्स्ड पोजिशन। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे शिफ्ट साउथवर्ड्स इन विंटर एंड नॉर्थवर्ड्स इन समर। ये जो प्रेशर बेल्ट है वो नीचे चले जाते हैं, ऐसे होता है अर्थ, राइट, अगर आपको याद हो। सो ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्रेशर रीजन्स है वो नीचे चले जाते हैं साउथ के तरफ ड्यूरिंग द विंटर, और ऊपर आ जाते हैं ड्यूरिंग द समर। व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो विंड इज एयर इन मोशन। व्हाट इज विंड, जब एयर मोशन में आ जाता है, चलता हुआ एयर, ऐसा समझ लो, चलते हुए एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ब्लोइंग फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, ये जो है ब्लो करता है कहां से, एरिया ऑफ हाई प्रेशर से एरिया ऑफ लो प्रेशर। सरफेस विंड एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। जो सरफेस विंड होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रिक्शन। ऑलराइट, Earth's rotation influences the wind movement known as the Coriolis force। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो भी विंड मूवमेंट है, जो कोरियोलिस फोर्स रहता है वो क्या रहता है, कोरियोलिस फोर्स इज बेसिकली जो अर्थ के रोटेशन से विंड मूवमेंट इंफ्लुएंस हो, उसको हम बोलेंगे कोरियोलिस फोर्स। हॉरिजॉन्टल विंड्स मतलब जो पैरेलल विंड्स चलेंगे आपके नियर द सरफेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री फोर्सेस। व्हाट आर दोस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। हवा तुम पे कैसे लगती है, पहले अगर मैं बताऊं, अगर ये आप है, ठीक है, हवा आपको कैसे लगती है, ऐसे मुंह पे लगती है या ऐसे लगती है आपको, ये ए है ये बी है, किस किस वे में आपको हवा लगती है, नीचे से ऊपर लगती है या ऊपर से नीचे लगती है, साइडवेज लगती है, साइडवेज लगती है ना, थपेड़े लगते हैं ना। व्हेन यू गो आउट, सपोज इट्स अ विंडी डे, इफ इट इज ए विंडी डे, तो आपको कैसा लगता है, मुंह पे थपेड़े लगते हैं। डू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट। मुंह पे थपेड़े लगते हैं, ऐसे आपको सामने से विंड आता है, ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे से ठंडा ठंडा लग रहा है और आप उड़ उड़ के चले जा रहे हैं हेलीकॉप्टर जैसा, नहीं नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था विच इज मोर पावरफुल, वर्टिकल विंड मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट। अभी हमने पढ़ा था वर्टिकल इज मोर पावरफुल इन द फैक्ट, लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है और हम लोग ऊपर नहीं उड़ते हैं, ठीक है, या हमें हमें नीचे से कुछ हवा नहीं पता चलती। लेकिन सरफेस के पास कैसा विंड मूवमेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट रहता है नियर द सरफेस एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री फोर्सेस। सबसे पहले कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स जो है अर्थ का रोटेशन होता है, करेक्ट, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसके बाद आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, ये तीन फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, एडिशनली ग्रेविटी एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स। तो ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है दोस्तों, ग्रेविटी ऑल्सो प्लेज ए वेरी वेरी मेजर रोल इन दिस। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करते हैं। सो व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, differences in atmospheric pressure will generate a force, the rate of pressure change, very important, यहां पर बोल रहा है differences in atmospheric pressure, what is that, rate of concerning distance is the pressure gradient. Strong pressure gradient occur when isobars are close together. What are isobars,
व्हाट आर आइसोबार्स? दो पॉइंट जहां सिमिलर प्रेशर है उनको कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। ओके, इक्वल प्रेशर, सेम प्रेशर, ठीक है। तो जहां पर वो पास पास रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, जहां पर भी आइसोबार्स पास पास रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। वी विल कॉल इट व्हाट? वी शैल कॉल इट स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। ओके। और वीक ग्रेडियंट कहां होता है? जहां पर आइसोबार्स आर फर्दर अपार्ट। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स पे। व्हाट आर फ्रिक्शनल फोर्स? सो आपको फ्रिक्शन तो पता ही होता है। फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस, इट्स सॉर्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इट इन्फ्लुएंसेस विंड स्पीड। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है विंड स्पीड को। इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एट द सरफेस। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कहां पर है? सरफेस पे है, एक्सटेंडिंग अप टू 1 to 3 किलोमीटर एलिवेशन। ऑल राइट, देयर इज मिनिमल फ्रिक्शन ओवर द सी सरफेस। तो मिनिमल फ्रिक्शन है तो विंड ज्यादा तेज भागेगा, हॉरिजॉन्टल विंड, या ज्यादा कम भागेगा? अगर मिनिमल फ्रिक्शन एट द सी लेवल है, सी सरफेस है, तो ज्यादा तेज भागेगा। कभी गए हो सी पे? आप गए होंगे तो वहां पर जैसे ही सी में घुसे होंगे बीच वगैरह पे, तो थपेड़ा आपके मुंह पे आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल विंड्स का, बहुत तेज, है ना? आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द सी, इट वाज टोटल, बहुत तेज हवा चल रही थी। ऑलराइट, अब हम आते हैं कोरियोलिस फोर्स पे। तो ये जो अर्थ का रोटेशन है उससे आपका विंड का डायरेक्शन, ऑलराइट, विंड का डायरेक्शन इम्पैक्ट होता है। इसको एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, कोरियोलिस भाई, उन्होंने डिस्क्राइब किया था 1844 में। What it does, Coriolis force, it deflects wind to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. Very important. ये जो आपका विंड है ये राइट में जाता है कहां पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और लेफ्ट में जाता है आपका कहां? सदर्न हेमिस्फीयर में, विथ ग्रेटर डिफ्लेक्शन एट हायर विंड वेलोसिटी। ग्रेटर डिफ्लेक्शन कहां पर मिलता है हमें? हायर विंड वेलोसिटी पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड एंगल, the Coriolis force is maximum at the poles and absent at equator. Again very important, please remember, with latitude angle बढ़ते रहता है। तो लैटिट्यूड एंगल मैक्सिमम किधर होता है? हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, इफ यू गाइज रिमेंबर, इक्वेटर पे, और पोल्स पे जाके हाईएस्ट होता है। तो मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। It acts perpendicular to pressure gradient force which is perpendicular to isobars. All right, I'm getting इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट्स में देखा था। सो इन पटना, बिहार, व्हेन आई वाज बैक देयर एज अ स्टूडेंट, सो उस समय ना कोटा में जाने के लिए, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट्स के लिए कोचिंग्स होती थी। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में एलन वगैरह में आपको जाना है, या आपको किसी बंसल क्लासेस में जाना है, उसका उसके लिए वहां पर कोचिंग होती थी, कोचिंग के लिए कोचिंग होती थी। सो आई एम फीलिंग लाइक दैट पर्सन, बिकॉज विथ एवरी सेंटेंस आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर विजन का टेस्ट सीरीज। ऑल राइट, तो ठीक है। हायर प्रेशर एरिया ग्रेडियंट फोर्स रिजल्ट्स इन फास्टर विंड वेलोसिटी एंड ग्रेटर डिफ्लेक्शन। जो हायर प्रेशर एरिया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, उससे क्या होता है? फास्टर विंड वेलोसिटी हमें मिलती है और ग्रेटर डिफ्लेक्शन मिलता है। डिफ्लेक्शन कैसे पॉसिबल है? डिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, जो रोटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। लो प्रेशर एरिया में क्या होता है? विंड सर्कुलेट्स अराउंड देम ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस को जनरली यूपीएससी ने, जैसे 2023 में हमने देखा था, कैसे दिया था? 90 डिग्रीज कर। जनरली यूपीएससी ने क्या दिया था? 90 डिग्रीज करके इन्होंने दे दिया। आपको याद होगा एस वेव्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ। एस वेव्स में बोला था परपेंडिकुलर चलता है, और परपेंडिकुलर को 90 डिग्रीज दे दिया था। तो थोड़ा सा ना वहां पर बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। डर नहीं जाना है, 90 डिग्रीज हो गया, अब क्या करें?
भाई समझो क्या पढ़ा है आपने एस वेव के बारे में, क्लास में क्या पढ़ा है, टेस्ट में क्या बनाया है, परपेंडिकुलर हो बनाया, हाँ परपेंडिकुलर तो बनाया है। अब परपेंडिकुलर बनाया है तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्रीज। बिल्कुल पैरेलल टू एंड फ्रो। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ये बताओ कौन सा वेव ज्यादा अबंडेंट है, पी वेव ज्यादा अबंडेंट है कि एस वेव ज्यादा अबंडेंट? इट इज द प्राइमरी वेव। 0 to 105 डिग्री में कौन सा वेव पॉसिबल है? फ्रॉम द एपी सेंटर जो एंगुलर निकलता है, पी वेव्स या एस वेव्स? 0 to 105, अरे दोनों होगा ना, दोनों होगा। 0 to 105 में पी एंड एस वेव, उसके बाद 105 से लेके 145 में कौन सा होगा, पी वेव या एस वेव? 105 से 145 में नो, नन। इट इज कॉल्ड द शैडो जोन। याद आया? दिस विल बी द शैडो जोन ऑफ द अर्थक्वेक। इसमें कुछ नहीं आप पकड़ सकते हो। और 145 डिग्री के ऊपर इट विल बी पी वेव्स, राइट? ठीक है। तो इसीलिए एस वेव्स जो है सेकेंडरी वेव्स, वो जो सरफेस पे जाता है, सरफेस से डिफ्लेक्ट वाला आपको पता रहेगा। तो दोज एस वेव्स आर ओनली एट 40% ऑफ द टोटल, द टोटल रिकॉर्डिंग। बाकी मेजॉरिटी आपको पी वेव मिलता है, और 105 से 145 डिग्री तक कुछ नहीं मिलता है। दैट इज कॉल्ड द शैडो जोन। ओके। जीरो एट इक्वेटर। तो ये जो होता है प्रेशर जो होता है, यहां पर आप अगर देखो कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स, प्रिवेंटिंग इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। लेकिन फिर भी अगर ये चीज ना हो तो फिर क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट। प्रेशर एंड विंड, pressure and wind, so wind velocity and direction result from wind generating forces. Upper atmosphere winds controlled by pressure gradient force and Coriolis force are free from friction. आपको अभी हमने बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज 2 to 3 किलोमीटर तक, और 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर, अबव 2 to 3 किलोमीटर आपको क्या मिलता है, यू गेट नो फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो फ्रिक्शन तो बहुत नीचे होता है। लेकिन सी सरफेस पे क्या रहता है दोस्त? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स हाईएस्ट एट द सी सरफेस टेम्परेचर? तो सब सी सरफेस एरिया, नॉट टेम्परेचर। इट इज नो, देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि जब आप सी के पास जाते हैं, जब आप एकदम सी लेवल पे जाते हो, तो यू गेट ए वेरी हाई विंड वेलोसिटी। ओके, वहां पर कभी जाके देखना तो बहुत तेज, ऐसा लगेगा कि उड़ जाओगे आप। सी के पास में जनरली इट हैपेंस जब देयर इज अ विंड ब्लोइंग, मतलब एक दिन में, इट्स अ डियूर्नल चेंज, इट्स अ डियूर्नल चेंज। ऑलराइट। नदी के पास भी है, लेकिन नदी के पास उस लेवल का नहीं होता है। नदी इज स्टिल एलिवेटेड, द रिवर्स आर स्टिल एट एन एलिवेटेड पोजिशन। सी लेवल इज सी लेवल, है ना? सी लेवल विल बी सी लेवल। ओके। In condition of straight isobars and no friction, pressure gradient forces balances the Coriolis force, resulting in geostrophic wind which are parallel to the isobar. जहां पर स्ट्रेट आइसोबार रहता है, हमने बताया था ना, स्ट्रेट आइसोबार किधर रहता है? देखो ये भी स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट आइसोबार कहाँ रहता है, नॉर्दर्न में या सदर्न में? कौन से हेमिस्फीयर में हमने बताया था? ओशंस कहाँ ज्यादा रहते हैं? आपको सदर्न में ज्यादा मिलेंगे। और नॉर्दर्न में क्या होता है, बेंडिंग शुरू हो जाता है आइसोबार का, ऐसे ऐसे आइसोबार्स का बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर सीध में आपके पास सेम प्रेशर नहीं होता है। ऑलराइट। यहां पर क्या, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, टू प्लेसेस इन द सेम प्लेन हैविंग सेम प्रेशर एरिया। लेकिन बेंडिंग का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर टू प्लेसेस इन द सेम लैटिट्यूड, two places in the same latitude are going to have the same pressure area. All right, I hope this is clear. Wind circulation around low pressure, please remember this. Wind circulation around low pressure is what? Cyclonic. Okay, ये बहुत important.
ठीक है, विंड प्रेशर अराउंड लो, विंड सर्कुलेशन रादर अराउंड लो प्रेशर इज साइक्लोनिक। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक इज अ व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, इट्स ए लो प्रेशर सिस्टम। अराउंड हाई प्रेशर इज एंटी साइक्लोनिक, ओके, विथ अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो यहां पर आप समझिए कि आपको साइक्लोन्स कहां पर मिलेगा। यू गेट इट इन ट्रॉपिकल एरियाज, यू गेट इट इन ट्रॉपिकल एरियाज, और कहां पर आपको मिलेगा, कोई बता सकता है। यहां पर हमें पोलर्स पे मिलेगा, पोल्स पे, पोल्स पे मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा पोल्स पे। ओके, पोल्स पे नहीं मिलेगा। ओके, आपको ट्रॉपिकल एरियाज पे मिलेगा, सब ट्रॉपिकल एरियाज पे आपको कम मिलेगा। ओके, इट विल बी वेरी लेस, और अगर मिलेगा भी तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज। Surface wind circulation often related to higher level wind circulation. Okay. Convergence and rising air over low pressure area, subsidence and divergence over high pressure area. So यहां पर क्या होता है, कन्वर्जेंस और राइजिंग एयर कहां मिलते हैं हमें, लो प्रेशर एरियाज पे यू गेट कन्वर्जिंग और राइजिंग एयर, वेयर एज एट हायर प्रेशर एरिया आपको क्या मिलता है, सबसाइडिंग और डाइवर्जिंग एयर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, साइक्लोनिक एरिया जो है लो प्रेशर एरिया है, तो वहां पर क्या होता है, विंड्स जो है वो कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। कन्वर्ज करेगा जब विंड एक जगह इकट्ठा होगा, है ना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है लो प्रेशर एरिया। और हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट मॉनसून, आई थिंक इन क्लास 10th और 9th, तो विंड्स के बारे में, तो विंड्स का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द नेचर, बेसिक नेचर ऑफ विंड। जब विंड ट्रैवल करता है तो कहां से कहां ट्रैवल करता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे ट्रैवल करता है। तो समझ में आया, ये चीज समझ में आई आपको, कन्वर्जेंस क्यों होगा लो प्रेशर एरिया में, और सबसाइडेंस और डाइवर्जेंस क्यों होगा हाई प्रेशर एरिया में। ठीक है, अदर फैक्टर्स लाइक एडीज, कन्वेक्शन करंट, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, ओरोग्राफिक आपको पता है ना, ओरोग्राफिक रेंज, ओरोग्राफिक माउंटेन्स हमने बात की थी, समथिंग विच इम्पैक्ट, ओके, समथिंग विच इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल, क्या उसको बोलते हैं, व्हाट वाज दैट, ओरोग्राफिक, हाँ हाँ, वेदर जो पैटर्न उसको करता है, याद आया। ओके, यस, सो एडीज क्या होता है, ओके, एडीज हमने बात की थी, आई थिंक कल की क्लास में ही हमने बताया था। सो एडीज बेसिकली दीज आर एयर फ्लोज, ओके, जो कि ऑब्स्टेकल्स के पास रहते हैं। ऑब्स्टेकल्स यहां पर क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स कैन देयर बी, देयर कैन बी, मे बी अ माउंट, देयर कैन बी अ माउंटेन, ओके, पहाड़, हिल्स, करेक्ट। तो आपने देखा होगा इस तरीके से, ओके, ये मैगी नूडल्स जैसा विंड मूवमेंट होता है, ऑलराइट। अगर आप यहां देखोगे, सपोज दिस इज योर, ओके, दिस इज योर माउंटेन, ऑलराइट, दिस इज योर माउंटेन। तो यहां से एयर फ्लो ऊपर से तो नॉर्मल चला जाता है, ओके, एयर फ्लो ऊपर चला जाता है, लेकिन यहां से कोई एयर आ रहा है, विंड आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मैगी की तरह बन जाएगा, ओके, वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ऑलराइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एडी, ओके, ऑलराइट। ये एडी फॉर्म कहाँ होता है, जब एयर फ्लो करता है किसी ऑब्स्टेकल के पास, तो ऑब्स्टेकल के पास करेगा तो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे गुल्लू गुल्लू करके, जो होता है ना मैगी जैसा, उस तरीके से हो जाएगा। वेयर माउंटेन के ऊपर वाला विंड क्या है, वो आराम से अपना उड़ेगा, एरोडाइनामिकली ऐसे ऐसे उड़ेगा, टुक 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 टुक, ठीक है। ऑल राइट, लेट अस टॉक अबाउट जनरल सर्कुलेशन, ओके, ऑल राइट, भाई मेरे को नहीं जानना है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फेयर, लेट अस टॉक अबाउट दैट। पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स मूवमेंट, पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड मूवमेंट, ओके, influenced by latitudinal variation of atmospheric heating, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, क्या क्या होता है वो देखते हैं चलो पहले। तो जो जनरल सर्कुलेशन है आपके एटमॉस्फेयर में, वहां पर सबसे पहले अर्थ रोटेशन है, तो अर्थ रोटेशन को क्या क्या बोलेंगे इसको, व्हाट इज दिस, अर्थ रोटेशन। अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोरियोलिस फोर्स, डिफ्लेक्शन विच इज कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन, उसके बाद इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, ओके,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टिनेंट और ओशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमने बताया था कि ओशंस जो होता है, ऑलराइट, वहां पर डिफरेंट वे में आपका विंड मूवमेंट होता है, कॉन्टिनेंट्स पे डिफरेंट टाइप से होता है। देन माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग द सन्स अपेरेंट पाथ। आपको याद होगा फ्रेंड्स, दैट हमने बात की थी कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर के टाइम जो विंड्स है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और विंटर की समय विंड्स जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, फॉलोइंग द पाथ ऑफ द सन। करेक्ट। ये भी आपको, आप जानते होंगे, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू गाइज नो। हाँ, वेरी गुड। ITCZ में हमने यही देखने को मिलता है, सन का जो प्लेस है चेंज होता है तो आपका मानसून भी चेंज होना शुरू हो जाता है, मानसूनल विंड्स। अब यहां पर दूसरी चीज आपको याद होगी, हमने बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं। ड्यूरिंग समर द सदर्न हेमिस्फीयर इज, वहां पर आपने कभी देखा होगा साउथ अफ्रीका में जब टीम जाती है जून जुलाई के समय क्रिकेट खेलने, तो वो पहनती है, स्वेटर्स पहनती होगी। हैव यू सीन दैट? साउथ साउथ अफ्रीका में जून जुलाई के समय कभी देखना कोई मैच, तो उस समय जो इंडियन टीम है वो स्वेटर्स पहनी रहती। वाई इन जून जुलाई, यू मस्ट बी वंडरिंग, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके, ये जो है आपको विंटर का टाइम रहता है उस समय, ऑलराइट। इट सेट्स ओशन वाटर सर्कुलेशन एंड मोशन इम्पैक्टिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। ये जो अर्थ रोटेशन है वो क्या करता है, ओशन वाटर सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ओके, विच इम्पैक्ट्स अर्थ्स क्लाइमेट, ठीक है। देन कम्स ITCZ एंड हैडली सेल। अब हम लोग आगे थोड़ा सा टेक्निकल मैटर पे फेरल सेल हैडली सेल पढ़ते हैं। सो ITCZ क्या होता है? एयर राइजेस एट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ड्यू टू हाई इंसोलेशन एंड लो प्रेशर। तो ये हम बताते हैं ना, हाई इंसोलेशन का मतलब क्या है? इंसोलेशन इज अ वेरी फैंसी वर्ड। हीटिंग, द गैंजेटिक बेल्ट गेट्स हीटेड अप, यही पढ़ते हैं ना। ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम बहुत इंटेंस हीटिंग होती है, अप्रैल मई के महीने में बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, अप्रैल मई जून में। और उससे क्या होता है, इंसोलेशन होता है, लो प्रेशर होता है, तो उससे क्या बनता है आपका ITCZ। और जस्ट ऊपर हमने अभी बात की थी कि लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, कन्वर्जेंस और राइजिंग एयर। सो ये कन्वर्जेंस और राइजिंग एयर किसका फंक्शन है? ITCZ का फंक्शन है। इसमें किसी को कोई डाउट? ITCZ जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आपके गैंजेटिक बेल्ट जो गंगा प्लेन है ना, यूपी बिहार वाला, उसके जस्ट ऊपर बनता है। आप ऐसा मान लो सेंट्रल यूपी के ऊपर बन गया ITCZ, और वही बुलाती है, कॉल देती है, आ जाओ मॉनसून विंड, तुम्हारी तुम्हारी जरूरत है इधर, ओके। और फिर मॉनसून विंड जो है, जो ऑस्ट्रेलिया जा रही होती है, वो बोलती है अरे इंडिया में मेरी जरूरत है, तो फिर वो अपना काम काम छोड़ के ऑस्ट्रेलिया वाला वो चली जाती है ऊपर, ओके, वो चली जाती है कहाँ? ऊपर चली जाती है। इट इज फॉर्म, ओके, फिर वो टिबेटन प्लेटू के पास से घूमते रहता है, और फिर वहां पर जो है सन का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते रहता है, राइट। लेकिन जो हीटिंग होती है, इट इज बेसिकली, हीटिंग कहां से होती है? हीटिंग कहां से होती है? गैंजेटिक प्लेन से, यूपी से, यूपी वाले गैंजेटिक प्लेन की हीटिंग होती है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द ITCZ, ऑलराइट। विंड्स कन्वर्ज एट ITCZ। जो विंड्स होते हैं वो कहां होता है, कन्वर्ज करता है ITCZ पे। और कन्वर्ज्ड एयर राइजेस फॉर्मिंग ए कन्वेक्टिव सेल रीचिंग टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ओके, एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। सो कन्वर्ज, अब कन्वर्जेंस हो चुका, जो कन्वर्ज होता है, कन्वर्जेंस हो चुका, वो क्या बनाता है? कन्वेक्टिव सेल बनाता है। अभी सुबह हमने पढ़ा था ना कन्वेक्शन से कैसे होता है, एडवेक्शन पढ़ा था, कन्वेक्शन पढ़ा था, राइट, इफ यू गाइज रिमेंबर, राइट। तो व्हाट वाज द डिफरेंस? कैन एनीबॉडी रिकॉल दैट? व्हाट वाज द डिफरेंस कन्वेक्शन में? कन्वेक्शनल करंट्स हमने पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेंबर। तो वो कैसे होता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर उससे होता है कन्वेक्शन, करेक्ट, राइट। Accumulation of air happened between 30° north and 30° south, and the part of accumulated air sinks
to form the subtropical high. Sinking also due to air cooling at 30° north and south latitude. Near land surface, air flows towards equator as easterlies. Circulation from surface upwards and vice versa are called cells. और ट्रॉपिक्स में क्या बोला जाता है इसको? हैडली सेल. ओके, यहां से समझो. तो सबसे पहले हमने क्या बोला? ITCZ बन गया. इट्स अ लो प्रेशर रीजन. ITCZ पे विंड्स कन्वर्ज कर गया. व्हाई? बिकॉज लो प्रेशर एरिया पे विंड्स कन्वर्ज करता है. कन्वर्ज, जो एयर जब कन्वर्ज करेगा तो वो राइज करेगा. उससे क्या बनेगा? आपको कन्वेक्टिव सेल बनेगा. और वो ट्रोपोस्फेयर तक अप टू 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाएगा. और उसके बाद पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. और accumulation of air will start to happen at about 30° north and south, and the part of the accumulated air, जो air एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, उसका एक पार्ट वो क्या है? वो नीचे जाना शुरू कर देगा. बिकॉज ऑफ इट्स वेट वो नीचे जाना शुरू कर देगा. एंड इट विल फॉर्म द सब ट्रॉपिकल हाई. यू गाइज रिमेंबर? पोलर हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, एंड देन इक्वेटोरियल लो. ओके, तो इसी से आपका सब ट्रॉपिकल हाई बनेगा. बिकॉज अब कुछ जो एयर है जो जा रहा था पोल्स की तरफ, वो सिंक कर जाएगा यहां पर 30° नॉर्थ और साउथ पे. सिंकिंग ऑल्सो ड्यू टू एयर कूलिंग हैपन एट 30° नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. नियर लैंड सरफेस, लैंड के पास में, एयर फ्लो टूवर्ड्स इक्वेटर एज व्हाट? ईस्टर्ली. ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स सुना आप लोगों ने? ईस्टर्ली विंड्स एंड वेस्टर्ली विंड्स. तो ईस्टर्ली विंड्स जो है वो आपका इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. एंड सर्कुलेशन फ्रॉम सरफेस अपवर्ड्स, ऊपर वाले सरफेस से, ऑलराइट, एंड वाइस वर्सा, मतलब डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स का जो मूवमेंट होता है सर्कुलेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स. ऑलराइट. और ट्रॉपिक्स में क्या उसका नाम हमने रखा है? हैडली सेल्स. ऑलराइट. क्या नाम रखा है हमने? हैडली सेल्स. ऑलराइट. किसी को डाउट इसमें? ओके, यहां पर समझो हैडली सेल में होता क्या है. हैडली सेल में होता क्या है बेसिकली? इसमें बेसिकली इसको सर्कुलेशन भी कह सकते हो, हैडली सेल कहो या हैडली सर्कुलेशन कहो. और यहां पर क्या होता है? एक तरीके का, इट्स अ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. प्लीज रिमेंबर दिस. हैडली सेल इज ए टाइप ऑफ ए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. सभी को समझ में आता है व्हाट इज सर्कुलेशन? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. इसमें क्या रहता है? एयर राइजिंग नियर इक्वेटर. उसके बाद इसमें क्या क्या वो रहता है समझो. सबसे पहले एयर राइज करेगा कहां पर? इक्वेटर पे. इक्वेटर पे क्या बनेगा? इक्वेटोरियल लो. उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल. मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल. और उसके बाद सिंकिंग. सिंकिंग नियर द सब ट्रॉपिकल हाई. सिंकिंग नियर, हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई बनाना. और ये जो पूरा, ओके, ये जो पूरा एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर समझो, दिस, इफ दिस इज द अर्थ, इफ दिस इज द अर्थ, और ये आपका इक्वेटर है. ओके, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. लेट मी मेक दिस अगेन. आई जस्ट मेक दिस अगेन. सपोज फॉर एग्जांपल, ये आपका अर्थ है, इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो इतने एरिया में जो मूवमेंट होगा एयर का, कूलिंग, ओके, उसके बाद ऊपर जाना, फिर नीचे आना, इसको हम क्या बोलेंगे? हैडली सेल बोलेंगे. और यही चीज अगर ऊपर होगी, पोल के पास होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब पोलर एरिया में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? फेरल सेल. फेरल सेल बोलेंगे. और सबसे ऊपर एकदम पोल पे जो होगा उसको हम बोलेंगे पोलार सेल. उसको हम क्या बोलेंगे? पोलार सेल. सो देयर विल बी 3 टाइप ऑफ सेल्स. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर विल बी पोलार सेल. उसके बाद देयर विल बी अ फेरल सेल. और जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आते जाएंगे आपको मिलेगा हैडली सेल. इक्वेटर से एयर राइज करेगा, कन्वर्जेंस विल हैपन एट द इक्वेटोरियल लो. पोलवर्ड मूवमेंट विल स्टार्ट टू हैपन. पोलवर्ड मूवमेंट विल हैपन, लेकिन पोल जाने से पहले सब ट्रॉपिकल 30° नॉर्थ और 30° साउथ पे पहले ही, पोल जाने से पहले ही नीचे चला जाए.
पोल जाने से पहले ही सब ट्रॉपिकल रीजन के नीचे चला जाएगा कूलिंग की वजह से. सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट माय फ्रेंड्स? सब ट्रॉपिकल हाई. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई. ये चीज समझ में आई? डिड यू गेट दिस? ये चीज आपको समझ में आई? आई होप सो. ओके, आई होप सो. और ये जो राइज होता है, इक्वेटर पे राइज होता है, प्लीज रिमेंबर दिस. आई टेल यू वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वेटर पे जो राइज हो रहा है, अब राइज क्यों हो रहा है? कोई फिर से मेरे को बताएगा प्लीज? हेल्प मी हियर. मेरे को बताओ राइज क्यों हो रहा है? इक्वेटर पे राइज क्यों हो रहा है? हीटेड एयर है, गुड. इंसोलेशन की वजह से राइज हो रहा है. लो प्रेशर रीजन है, वेरी गुड. अब ये जो राइज हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा इक्वेटर पे? इक्वेटर पे क्या होगा? देयर विल बी रेनफॉल. यस और नो? देयर विल बी रेनफॉल. और रेनफॉल होगा तो उससे क्या होगा? रेनफॉल होगा उससे क्या होगा? क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेगा? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा. बिल्कुल. तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट हैडली सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा? अब फिर यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा? ये जो सेम एयर है अब यहां से क्या जाएगा? इक्वेटर पे राइज कर गया, रेनफॉल हो गया यहां पर. अब क्या होगा, कोई बता सकता है? इक्वेटर पे राइज हो गया. बहुत ध्यान से सुनना. इक्वेटर पे राइज हो गया. अब क्या करेगा ये विंड? कहीं जाएगा क्या? इसको कोई बुला रहा है क्या? इट विल मूव पोलवर्ड्स. कैन आई से दैट इट इज गोइंग टू मूव पोलवर्ड्स? लेकिन क्या इसकी जर्नी कंप्लीट होगी? क्या इसकी जर्नी कंप्लीट होगी? बीच में कहां पर इसको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, ओके, वहां पर क्या होगा? वो सिंक कर जाएगा. और कैसा कैसा बनाएगा? हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई. और हाई प्रेशर है तो यहां पर सेमी एरिड कंडीशन मिलेगा. आपको कैसा कंडीशन मिलेगा फ्रेंड्स? आपको सेमी एरिड कंडीशन मिलेगा. इसीलिए ट्रॉपिक्स पे आप अगर देखोगे, अगर आप ट्रॉपिक्स पे देखोगे तो किस तरीके का वेजिटेशन होता है? इट्स अबंडेंट वेजिटेशन. और अफगानिस्तान वाले एरिया में कैसा रहता है? अफगानिस्तान वाले एरिया में आपको किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है? इट्स मोस्टली ड्राई. राजस्थान में कैसा मिलता है? इट्स मोस्टली ड्राई. करेक्ट. दिल्ली में कैसा वेजिटेशन? मोस्टली ड्राई. ड्राई है, एरिड है. यूपी भी मैं ड्राई एरिड बोलूंगा. उत्तर प्रदेश भी मैं ड्राई एरिड बोलूंगा. इट इज ऑल्सो ड्राई एंड एरिड. चले जाओ आप उत्तर प्रदेश में तो वहां पर भी आपको you will find the dry and arid conditions. It is due to monsoon that we are saved. भगवान बचा लिया हमें बिकॉज ऑफ मॉनसून. मॉनसून आ जाता है तो वेजिटेशन कवर, इरिगेशन वगैरह हो जाता है हमारा. ओके. एक्सेप्ट तेराई कह सकते हो, बट तेराई इज ऑल्सो तेराई इज ऑल्सो वट तेराई इज ऑल्सो इट विल बी रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ थिंग, राइट? जो तेराई आर्क है आपका, इट विल बी मोर ऑफ अ रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ थिंग. काजीरंगा जैसे है ना, काजीरंगा हो गया, मानस वाला एरिया हो गया, उसमें आप देख लो. करेक्ट. It does become windward slope. I'm not very sure about that. I have to read up on that. एक बार देख लेना. हाँ, हरा भरा एरिया है, करेक्ट. लेकिन कर्नाटका कैसा है? सदर्न कर्नाटका और आपका जो वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है, केरल कैसा है? हरा भरा है. इट्स वेट. इट्स हरा भरा है ना, ग्रीनरी है. करेक्ट. अब हम आते हैं फेरल सेल पे. फेरल सेल क्या होता है? सो मिडिल लैटिट्यूड्स पे they have sinking cold air from the poles and rising warm air from subtropical high. यहां पर क्या होता है? फेरल सेल ऐसे समझो आप, सपोज ये जो है मिडिल लैटिट्यूड्स पे काम करता है. यहां पर आपको यू गेट द सिंकिंग कोल्ड एयर फ्रॉम व्हाट? पोलर हाई. सुना है ना आपने? पोलर हाई एंड इक्वेटोरियल लो, याद होगा आपको. सो पोलर हाई एंड राइजिंग वार्म एयर फ्रॉम व्हाट? सब ट्रॉपिकल हाई. ऑलराइट. तो उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से सब पोलर कंडीशन पे आपको कैसा रीजन मिलता है? दोनों तरफ से पोलर एरिया से आपको पोलर एरिया से आपको कोल्ड एयर मिलेगा विच विल सिंक. ओके, बट इट इज ऑल्सो इट्स अ हाई प्रेशर रीजन. उसके बाद सब ट्रॉपिकल एरिया में भी आपको हाई प्रेशर रीजन होगा, लेकिन वहां पर आपको वार्म एयर होता है. तो प्लीज रिमेंबर दिस. कोल्ड एयर क्या करता है? कोल्ड एयर
सिंक्स, यस और नो, एंड वार्म एयर राइजेस, ये हमने पढ़ा था। कोल्ड एयर सिंक्स एंड वार्म एयर राइजेस। तो ये जो देख रहे हो आप, सी हियर, जहां पर मैंने येलो से किया है, फेरल सेल बना कि नहीं, राइज, मूवमेंट, देन डाउनवर्ड मूवमेंट, एंड देन फिर राइज कर रहा है, फिर मूव कर रहा है। तो ये कहां पर हो रहा है, मिडिल लैटिट्यूड पे हो रहा है। हमने बनाया था ये अर्थ जो बनाया था, यहां पर आपका क्या था, सबसे पहले हैडली सेल था इक्वेटर के पास, एंड यू नो इक्वेटोरियल रीजन में। उसके बाद ऊपर में क्या था, ऊपर में आपका फेरल सेल था, और फेरल सेल के ऊपर क्या था आपका, पोलार सेल था। करेक्ट। पोलर सेल कहां पर होता है, पोलर लैटिट्यूड पे होता है। ओके, पोलर लैटिट्यूड्स पे होता है। कोल्ड डेंस एयर सबसाइड्स नियर द पोल एंड ब्लोज टुवर्ड्स द मिडिल लैटिट्यूड एज पोलर ईस्टर्ली, एंड दीज सेल्स आर रेफर्ड टू एज पोलर सेल। वेयर एज यहां पर जो है मिडिल लैटिट्यूड्स पे हमें वेस्टर्लीज मिलता है। मिडिल लैटिट्यूड पे क्या मिलता है हमें, वेस्टर्लीज मिलता है, जिसको हम फेरल सेल बोलते हैं। और यहां पर हमें क्या मिलता है, हैडली, हैडली सेल पे हमें क्या मिलता है, इक्वेटर के पास ईस्टर्ली मिलता है। तो यहां पर समझो, इक्वेटर पे कैसा विंड होता है आपका, ईस्टर्ली विंड ब्लो होता है। और पोल्स पे कैसा विंड होता है, पोल्स पे आपका अगेन ईस्टर्ली विंड होता है। और मिडिल लैटिट्यूड पे कैसा होता है, मिडिल लैटिट्यूड पे आपका वेस्टर्ली विंड्स होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। ऐसा जो है ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट बन सकता है। एक क्वेश्चन, डेढ़ क्वेश्चन, डेढ़ तो नहीं, तो एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाते हैं। डेढ़ क्वेश्चन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट्स में भी आपके हेल्प कर दे। ओके, एक क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हैं, तो वहां पर भी आपको ये सारे टॉपिक्स हेल्प कर देंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी मच इग्नोर्ड। पीपल जनरली रिलाई ऑन, देखे होगा यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में मैप्स होते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में मैप्स होता है, लेकिन वो फिजिकल मैप नहीं होता, पॉलिटिकल मैप ज्यादा होता है। तो वो मैपिंग जो है, ऑलराइट, मैपिंग जो है वो ज्यादा करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी पुराने ख्यालात का, 1990s का एस्पिरेंट वाला है ना, थोड़ा सा 1990s का एस्पिरेंट वाला चीज है ये। मैपिंग होता है, क्योंकि उस समय आता था बिहार से कितने राज्य सटे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। आज के डेट में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन कम ही पूछता है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन कम ही पूछता है। इट हैज बिकम मोर डायनामिक। और इसीलिए ये सारी जो ज्योग्राफी है उसको आपको इग्नोर नहीं करना। यस, द मैप लगाना, हर यूपीएससी एस्पिरेंट का इंटरव्यू देखा है आपने, उनके रूम में बड़े बड़े मैप्स होते हैं, है ना। नहीं, ठीक है, लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लगाना, मैप लगाना बुरी बात नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। अब तो अज्यूम है, करेक्ट, अब तो अज्यूम्ड है, इंटरनेट आ गया है, सभी लोग जो है, ऑल राइट, सभी लोग जो है, सभी लोग जो है उसमें कर लेते, राइट। इम्पैक्ट एंड असेस मेंटेनेंस देखते, सो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड मेंटेन्स जनरल सर्कुलेशन। सो जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड में, तो उसके वजह से जनरल सर्कुलेशन ऑफ एयर मेंटेन रहता है। इट अफेक्ट्स ओशन, सो लार्ज स्केल विंड्स इनिशिएट स्लो मूविंग ओशन करंट्स, एंड ओशन कंट्रीब्यूट्स एनर्जी एंड वाटर वेपर टू द एयर। ओशन क्या देता है, वाटर वेपर देता है, ऑब्वियसली। कैसे, किस प्रोसेस से देता है वाटर वेपर, इवापोरेशन देगा कि नहीं, इवापोरेशन से, ऑल राइट। तो इवापोरेशन से देगा वाटर, और एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा एयर को। और जो विंड्स है वो क्या करेगा, इट विल इनिशिएट, स्टार्ट करेगा स्लो मूविंग ओशन करंट्स। ओके, सीजनल विंड्स, so wind circulation pattern modified in different seasons due to shifting regions of maximum heating pressure and wind belts। तो seasonal winds जो है आप देखोगे, तो these are particular winds जो particular season में ही चलते हैं। ऑलराइट, सुना आपने, पुरवैया चल रहा है, पछिया चल रहा है, ऐसे बिहार यूपी में बोलते हैं लोग, पुरवैया एंड पछिया समथिंग। तो वो, ओके, सीजनल, बेसिकली उसको सीजनल विंड हम बोलते हैं। और देन देर आर लोकल विंड्स, जिसको जैसे लू है, सो लू क्या हो जाता है, दीज आर लोकल विंड जो पर्टिकुलर एरिया में ही चलते हैं। ओके, ऑलराइट। सो सीजनल विंड, विंड सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट सीजन्स में मॉडिफाई हो जाता है ड्यू टू द शिफ्टिंग रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स।
ऑब्वियसली सीजन के साथ साथ सन का मूवमेंट भी चेंज होता है और उसकी वजह से हीटिंग, इंसुलेशन, ये सारी चीजें, प्रेशर चेंज होता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट सीजन में आपको डिफरेंट विंड सर्कुलेशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट विंड कौन सा है सीजनल विंड? इट इज मानसून। मानसून को तो हम बोलते ही है ना दोस्त, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। इसको तो हम बोलते ही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। चले, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड समझ गए? ओके कि अच्छा चलना है, चलते हैं, चलो इंडिया चलते हैं आज नहीं, अब हम लोग को ऑस्ट्रेलिया वापस जाना। ऑलराइट, तो मॉनसून विंड्स आप अपने आप में यही बात करते होंगे कि चलो सीजन चेंज हो गया, लेट अस गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया, सीजन चेंज हो गया, लेट अस कम टू इंडिया। ऑलराइट, लोकल विंड्स, so differences in heating and cooling of earth surface create various common local और regional winds। तो ये जो है ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल में आपको क्या मिलेगा? लू, लू चल रही है। लू इज अ वेरी बिग किलर, लू इज ए रादर वेरी बिग किलर। ओके, उससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इट्स अ वेरी डेडली विंड। लैंड एंड सी ब्रीजेस, land and sea breezes. So during the day, the land heats up faster than the sea, creating low pressure area over land and high pressure area over sea। तो यहां पर क्या होता है, जब लैंड हीट अप कर देता है, सी हीट अप नहीं करता है, लैंड हीट अप कर देता है जल्दी, तो लैंड में क्या होता है? ओके, लैंड विल हीट अप फास्ट, प्लीज रिमेंबर दिस, लैंड विल हीट अप फास्ट। ऑलराइट, और सी जो है वो इतना नहीं करता है, उसके वजह से क्या होता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है लैंड पे हीटिंग अप की वजह से। तो विंड कैसे फ्लो करेगा? विंड करेगा सी से लैंड की तरफ। जब लैंड हीट अप हो जाएगा जल्दी, तो लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो सी से लैंड की तरफ आपका विंड ब्लो करेगा। लेकिन नाइट पे लैंड विल लूज हीट फास्टर एंड बिकम्स कूलर एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इज शिफ्टेड फ्रॉम लैंड टू सी। अब लैंड से सी की तरफ विंड मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन व्हाट? दिस विल रिजल्ट इन लैंड ब्रीज। ऑलराइट, तो हमें दिन में क्या मिलेगा? सी ब्रीज, और हमें रात को क्या मिलेगा? लैंड ब्रीज। तो सी से दिन में हमें एयर आएगा और लैंड से हमें रात को एयर आएगा, बिकॉज द लैंड विल लूज हीट फास्टर एंड विल बिकम कूलर कंपेयर टू द सी एट नाइट। माउंटेन एंड वैली में भी विंड होता है। सो ड्यूरिंग द डे इन माउंटेनस रीजन हीटेड स्लोप्स causes the air to move upslope, creating a gap filled by air from the valley. Those are known as valley breeze। तो वैली से माउंटेन की तरफ, ऊपर की तरफ विंड जाएगा। वैली नीचे होती है, पता है ना, हमने पढ़ा था ना मणिपुर में। मणिपुर में कैसे होता है? बीच में इम्फाल वैली है और चारों तरफ माउंटेन है। करेक्ट, तो वैली ब्रीज मतलब क्या होता है? दिन में माउंटेनस रीजन में जो स्लोप्स होते हैं, ओके, हीटेड स्लोप्स होते हैं माउंटेन के, दिस विल कॉज द एयर टू मूव अप स्लोप, और उसके वजह से क्या होगा? इट विल क्रिएट अ गैप फिल्ड बाय एयर फ्रॉम द वैली, वैली से एयर ऊपर जाने लगे, तो इससे क्या होता है? वैली ब्रीज होता है। और नाइट में क्या होता है? द कूल्ड स्लोप्स विल रिजल्ट इन डेंसर एयर, जिसकी वजह से माउंटेन विंड हमें पता चलता है शाम को। Cool air from high plateaus and ice fields draining into the valley is called the कैटाबैटिक विंड्स। तो यहाँ पर सुबह में हम लोग आई थिंक डिस्कस कर रहे थे, विवेक वगैरह बता रहे थे कैटाबैटिक विंड्स के बारे में। ठीक है, ऑलराइट, तो जब हाई प्लेट्यू से, ऑलराइट, कूल एयर जो है, और इट विल ड्रेन इनटू द वैली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबैटिक विंड्स। ओके, अच्छा आप थे, सॉरी। Warm winds on leeward side of mountain ranges, so moisture will condense and precipitate while crossing mountain ranges. Dry air warms up by the adiabatic process as it descends, potentially melting the snow quickly. So ये जो dry air है वो क्या करता है? ड्यू टू द एडियाबैटिक प्रोसेस वो डिसेंड करेगा और उसके बाद जाके क्या करेगा? जो आपका जो आपका स्नो होता है उसको मेल्ट करेगा। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? सुना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, क्लास 11 12th में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये कैसे होता है? ये यहाँ पर जो है बेसिकली जैसे आप अगर देखोगे, ओके, आप अगर देखोगे तो विदाउट एनी हीट और मास ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम,
एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी हीट और मास। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। प्लीज रिमेंबर, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें कोई हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर इज देयर, नो हीट ट्रांसफर इज देयर। दैट डज नॉट मीन, दैट एब्सोल्युटली डज नॉट मीन कि आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। हीट इज नॉट इक्वल, एक्चुअली इक्वल टू टेम्परेचर, और अदर फोर्सेस आर आल्सो एट प्ले, ठीक है। सो ड्राई एयर जो होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस से हीट अप हो जाए, एनर्जी जो है, ऑलराइट। हाँ, बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स जो है आपको ये देखने को मिलता है, ऑलराइट। सो उसके वजह से एडियाबैटिक प्रोसेस से जो है आपका ड्राई एयर जो होता है वो वार्म अप हो जाता है, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस से प्रेशर, प्रेशर की वजह से आपका एयर मास कंप्रेस हो जाता है। एयर मास क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। इज इट क्लियर? इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हेन द एयर गेट्स कंप्रेस, यहां हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस। यहां प्रेशर की वजह से, नो हीट ट्रांसफर इज हियर इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रेशर की वजह से एयर कंप्रेस हो रहा है, एंड देन उसकी वजह से ड्राई एयर जो है वो क्या हो रहा है, वार्म अप हो रहा है, और फाइनली उससे क्या हो रहा है, आपका जो स्नो है वो मेल्ट अप हो रहा है, ओके। और मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होता है और प्रेसिपिटेट करता है व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस, ऑल राइट। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल्स, जब माउंटेन रेंजेस जो होता है उसके आसपास से अगर एयर जा रहा है, सो कैन वी से दैट ओके दिस इज अ काइंड ऑफ एन ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है ना? यही तो हमने पढ़ा था। व्हाट डिड वी स्टडी इन द ओरोग्राफिक रेनफॉल? व्हाट डिड वी स्टडी इन द ओरोग्राफिक रेनफॉल? यही तो पढ़ा था, है ना? तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है, प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है, माउंटेन्स के पास, है ना? प्रेसिपिटेशन दैट अकर्स व्हेन माउंटेन्स जो होता है आपका ब्लॉक कर देता है एयर फ्लो को। माउंटेन रेंजेस जब ब्लॉक करता है एयर फ्लो को, तो क्या होता है आपका, रेन होता है। तो जैसे सपोज दिस इज योर माउंटेन, और एयर जो है, मॉइस्ट एयर ऊपर जा रहा है, मॉइस्ट एयर क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऑल राइट। लेकिन इस एरिया में क्या बना देता है, माउंटेन ने ब्लॉक कर दिया एयर का मूवमेंट। तो ये वाला रीजन क्या होगा, कोई बता सकता है, जहां पर मैं अभी स्केच कर रहा हूं, इस रीजन को क्या बोलेंगे, रेन शैडो। कैन आई से दैट दिस इज द रेन शैडो लीवर्ड साइड? वेरी गुड, एक्सीलेंट, लीवर्ड साइड, रेन शैडो रीजन, ऑलराइट। और ये वाला एरिया क्या, यहीं पर बारिश हो गई। तो ये कहीं पर देखने को मिलता है क्या साउथ इंडिया में? ये चीज कहीं पर देखने को मिलती है क्या साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स के साथ? हमें वेस्टर्न घाट्स के साथ देखने को मिलती है, करेक्ट, ऑलराइट। अब ये जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है एयर मासेस और फ्रंट्स पे। सो आई थिंक वी कैन कॉल दिस प्रेशर इज ओवर, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमें एयर मासेस के बारे में पढ़ना है, फ्रंट्स के बारे में पढ़ना है, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, टोर्नाडोज, सदर्न ऑक्सीलेशन, वाटर, once water is done, frost, dew, okay, I think this is something that we can do in the morning session only. Types of rainfall, distribution of rainfall, okay, climate, second last chapter I think, climate, and then final chapter जो है आपका, that is on wildlife, okay, wildlife पे, water and wildlife है, अभी है। तो क्या बोलते हो, do you wish to take a break from geography for a few days, maybe a couple of days, you want to study environment?